नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम आप सभी का स्वागत है। निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। एक दिन के अभ्यास से सफलता प्राप्त नहीं होती है। लगातार आप अपना अभ्यास करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर। आज हम लोगों का एमसीक्यू का जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटी। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें 2021 के लिए मतलब कि नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया, उन्हें नामित किया गया है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार मिल गया है, उन्हें नामित किया गया है। लगभग 318 व्यक्ति संगठन सब मिलाकर इतने व्यक्ति को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को किया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो देखना है कि उन्हें मिलता है या नहीं, वो तो अक्टूबर में पता चल ही जाएगा। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर पॉलिटी में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, संसद किसी राज्य की सीमा, संसद जो है वह किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती है। पहला कथन। दूसरा कथन है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा कर सकती है। ऑप्शन सुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन यह बोला है कि संसद जो है राज्य की सीमा, क्षेत्र या उसके नाम में जो परिवर्तन है वह उसके सहमति के बिना नहीं कर सकता है, सहमति के बिना नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन क्या गलत है? किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके सीमा क्षेत्र में, उसके सीमा में बढ़ोतरी या घटोतरी, उसका क्षेत्र का विस्तार, यह सारा जो कार्य है, यह सारा कार्य करने के लिए संसद को उस राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है। बिना सहमति के राज्य के संसद के द्वारा यह सारा कदम उठाया जा सकता है। दूसरी बात, दूसरा कथन यह था कि जो राज्य के नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों में विस्तार, सीमाओं में परिवर्तन, यह सारा कार्य जो है संसद विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा करता है। तो यह कथन भी गलत है। कहने का मतलब है कि राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, आप यह सब पढ़ेंगे आर्टिकल 3 के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत यह सारा बात बोला गया। यह सब जो है तो इसके अंतर्गत संसद को किसी विशेष विधायी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। संसद साधारण बहुमत से इस चीज को पारित करता है और इस तरह का कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ना तो एक, ना ही दो, मतलब क्या ना एक ना दो, मतलब दोनों का दोनों कथन गलत है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए संसद के बारे में। चर्चा आया संसद, तो संसद का गठन जो है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार होता है। मतलब क्या, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का चर्चा किया गया है। सन 79 से आपको याद होगा, स्व से सोना, स्व से संसद। सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोना का एटॉमिक नंबर भी होता है 79, यह भी याद रखेंगे। कार्बोरेट और सिल्वेट किसका एक अयस्क है? तो वह भी सोना का ही अयस्क है। सोना का शुद्धतम रूप कितना कैरेट होता है? तो 24 कैरेट जो है वह सोना का शुद्धतम रूप होता है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। संसद से आप लोग याद रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है इसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, यह तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है यहाँ से प्रश्न कि संसद में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन देता है, पहला प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन बी, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन थर्ड, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन फोर्थ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा संसद का लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यह याद रखेंगे। राज्यसभा के संबंध में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है।
80 कहने का मतलब क्या है, आप लोग को पता होगा पारा, पारा का अयस्क Hg इसको बोलते हैं। पारा का अयस्क सीनेवार होता है, पारा का अयस्क क्या होता है, सीनेवार। और पारा का एटॉमिक नंबर 80, राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80। पारा संबंधित कैसे है, रा से राज्यसभा। और पारा का जो अयस्क है वह सीनेवार Hgs। लोकसभा का गठन आप लोग को पता ही होगा, 81 अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन का चर्चा किया गया है। लोकसभा को भावनाओं का सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को हायर हाउस कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। प्रेसिडेंट, इनका चर्चा है अनुच्छेद 52 से किया गया है। राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से राज्यसभा जो है यह अस्थायी निकाय है, लोकसभा जो है यह अस्थायी निकाय है। लोकसभा को प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा को समाप्त करके एक नई लोकसभा का गठन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा जो है यह अस्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं होता है। मतलब क्या, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर इसके क्या होते हैं, जाते हैं और उतने ही मेंबर इसमें आते हैं। मतलब क्या, इतने मेंबर का कार्यकाल पूरा होता है, फिर उतने मेंबर यहाँ चले आते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है। क्या राज्यसभा कार्यकाल अस्थायी है? जी नहीं, राज्यसभा कार्यकाल अस्थायी है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष, लोकसभा अस्थायी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष। 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत, 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत इंदिरा गांधी जी उसमें भारत प्रधानमंत्री थे, उनके तहत लोकसभा व विधानमंडल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर जाएगा। लेकिन 1978 44 अमेंडमेंट मोरारजी देसाई जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा लोकसभा व विधानमंडल का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यह हम लोग देखेंगे। और राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति दोनों में से कहीं पर बैठते नहीं हैं, लेकिन सर्वोच्च होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य होना जरूरी नहीं है, यह भी याद रखें हम लोग। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है क्या, 35 वर्ष, न्यूनतम एज 35 वर्ष। अधिकतम एज कितना, अधिकतम एज का कोई चर्चा नहीं किया गया। मतलब क्या, आप 80 वर्ष की एज में भी, 100 वर्ष की एज में भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अधिकतम जब पूछे तो कोई निर्धारित नहीं, न्यूनतम पूछे तो 35 वर्ष, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहने का क्या मतलब है, ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। तो यह सब हम लोग देखें इससे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बोल रहा है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद प्रति निषेध है। उसके बाद बोल रहा है नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ऑप्शन 3, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, निवास करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब सुनिए क्या बोल रहा है, उपर्युक्त में से इन चारों में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त हैं। ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1 और 2। ऑप्शन सेकेंड, केवल 1, 2, 3। ऑप्शन थर्ड, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन फोर्थ, 1, 2, 3, 4। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है, कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आप लोग को पता ही होगा भारतीयों को कुल कितना मौलिक, सिर्फ जो भारतीयों को प्राप्त है वह अनुच्छेद आप लोग याद रखिए 15, 16, 19, 29 और 30। यह 5 आर्टिकल, यह 5 फंडामेंटल राइट जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 15 क्या बोल रहा है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल स्थान के आधार पर प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। 16 बोल रहा है लोक नियोजन। 19 बोल रहा है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 अल्पसंख्यक संस्कृति, लिपि व भाषा। और 30 बोला है अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। लेकिन ऑप्शन 4 में क्या था, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 21 के तहत वह केवल भारतीयों को नहीं प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह भारतीय
और विदेशी दोनों नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसका और आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, मतलब क्या प्राण एवं दैहिक क्षमता छोड़कर यह तीनों अधिकार जो है यह भारतीय को है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। याद रखिए, ये 5 प्रकार का जो राइट है यह केवल और केवल इंडियन को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट है वो इंडियन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ यह बोल रहा है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वाद्य योग्य नहीं है। नंबर 2, न्याय योग्य नहीं है। नंबर 3, संशोधन योग्य नहीं है। नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 4, केवल 1, 2, 4। तो यह क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से उपर्युक्त कथनों में से सही का चयन कीजिए। सही का चयन कीजिए। तो क्या फंडामेंटल राइट वाद्य योग नहीं है? तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट वाद्य योग है। यदि आपका कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट का यदि उल्लंघन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब क्या फंडामेंटल राइट जो है वह बाध्य योग्य है। जबकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसको हम आयरिश भी बोल सकते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। डीपीएसपी जो है यह वाद्य योग्य नहीं है। मतलब क्या, इसमें जो बात कही गई है यह राज्य की कल्याणकारी, इसमें जो बातें कही गई है उसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? न्याय योग्य नहीं है। तो फंडामेंटल राइट न्याय योग्य भी है। नंबर 3 क्या बोल रहा है? संशोधन योग्य नहीं है। आपको पता होगा अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती है। 368 अनुच्छेद के तहत यह संशोधन फंडामेंटल राइट में कर सकती है, लेकिन यदि ऐसा संशोधन किया जा रहा है जिससे व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या न्यून हो रहा है, मतलब क्या उसका विभेद हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस प्रकार के कानून को न्यून या शून्य घोषित किया जा सकता है। अब पता होगा आपातकाल के दरमियान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर टोटल फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यह भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? और फोर्थ ऑप्शन क्या है? उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको पता होगा बोल रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से सही का चयन कीजिए। तो मूल अधिकार के उल्लंघन पर जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यह सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब क्या प्रारंभिक जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो है क्या? दो राज्यों के बीच विवाद की स्थिति, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में जो अपील की जाती है वह आती है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अभी तुरंत हम लोग देख लेते हैं 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ इंडियन को, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सही बात है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि 15 में यह बात बोला गया है और 15 सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। नंबर 3, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यस, आर्टिकल 21 इंडियन के साथ साथ फॉरेनर को भी, जो इंडिया में रह रहे हैं उन्हें भी प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह क्या है? इंडियन को प्राप्त है। ऑप्शन बी धर्म, मूलवंश, जाति, यह क्या है? यह भी 15, 16, 19, 29, 30, यह भी किसे प्राप्त है? यह भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन सी क्या बोला? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है। क्यों ऑप्शन बी गलत है? ऑप्शन बी क्या बोला है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जनसंख्या विवेक का प्रतिशत विदेशियों को प्राप्त, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। फंडामेंटल राइट के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल किया था। नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। मतलब क्या? ना एक ना दो। अब सुनिए यह क्या बोल रहा है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करने का मतलब यह बोला है कि जो क्या नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन भारत आया था कब? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। आप लोगों को पता होगा साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। साइमन कमीशन कुल 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत आया तो लॉर्ड बर्कनहेड जो सचिव थे उनके द्वारा यह कथन दिया गया, जब भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उनके द्वारा यह कहा गया कि तुम लोग मूर्ख हो, इतने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को हमने भेजा, यदि तुम लोग अपना संविधान बनाने में सक्षम हो तो तुम लोग अपना एक रिपोर्ट हमें दो। तो नेहरू जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए, मोतीलाल नेहरू, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बुलाई गई और उन्होंने मई 1928 में नेहरू जो रिपोर्ट प्रकाशित की उस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया था। और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह बोला कि भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को, तो आप लोग को याद होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है, ना कि अनुच्छेद या भाग। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, तो वास्तविक चीजें 12 में परिभाषित किया गया। क्या अनुच्छेद 14 में है? क्या 15 में है? क्या 16 में? जी नहीं, स्टेट को परिभाषित सिर्फ और सिर्फ भाग 3 में किया गया और अनुच्छेद 12 में किया गया। इसका मतलब क्या? दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 12 किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 12 भाग 3 के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाग 3 का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो चर्चा किया गया है इसका ऑप्शन दोनों, मतलब क्या? 1 और 2 दोनों सही है। इसका मतलब यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फंडामेंटल राइट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब इसको देखिए। ए, यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है यह नकारात्मक है राज्य के लिए। नंबर 2, यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, जी नहीं, यह जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वह भारतीय संविधान का प्रस्तावना और डीपीएसपी सुनिश्चित करता है। मतलब क्या? डीपीएसपी में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यह दिया गया है। तो यह बोले असत्य है, तो बी असत्य हो गया। आंसर मिल गया। सी सुनिए क्या है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 4, इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। इसे आपातकालीन,
अब देखिए सबसे पहली बात, एफ आर जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है फंडामेंटल राइट का, अमेरिका के संविधान से लिया गया है यह। तो अब यूएसए देख लीजिए, नॉर्दी और नॉर्टी यह अमेरिका की शीतल हवाएं हैं। नॉर्दी और नॉर्टी जो है वो अमेरिका की शीतल हवाएं हैं। अमेरिका मतलब क्या है, भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, यह भी हम लोग याद रखेंगे। मालाबार संयुक्त सेनाभ्यास भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। अमेरिका, भारत और जापान के बीच यह बोल रहा है। तो ऑप्शन 4 है कि इसे आपातकालीन स्थिति में क्या निलंबित किया जा सकता है? यस, फंडामेंटल राइट को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के द्वारा जो प्रावधान बनाया गया संसद या विधानमंडलों के द्वारा, वह नियम और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। नंबर 2, भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अब सुनिए ऑप्शन, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट केवल 1, ऑप्शन सेकेंड केवल 2, ऑप्शन थर्ड 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन फोर्थ ना तो 1 और ना ही 2। तो यह समझ लीजिए इसे क्या बोल रहा था इसमें कि संसद के द्वारा, तो यहां पर याद रखिए अनुच्छेद 13 के द्वारा यह पावर है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 13 के तहत, कि संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून का निर्माण करता है, कोई ऐसा कानून बनाता है जिस कानून के बनने से किसी भी व्यक्ति मतलब क्या मानव के मतलब कि व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट का, एफआर का, मूल अधिकार का यदि उल्लंघन हो रहा है, तो उस प्रकार के कानून को अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यून या शून्य घोषित कर सकती है या करता है। उसके बाद ऑप्शन 1 का क्या था? भारत में मूल अधिकार को लागू करने का। यस, आपको पता होगा भारत में फंडामेंटल राइट को लागू करने का अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास आप डायरेक्ट जा सकते हैं यदि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों कथन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लास उनके लिए विशेषकर जो फंडामेंटल राइट का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट का वीडियो देख चुके क्लास का, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है। यस, सही है यहाँ तक, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई। यह गलत है। हम जब फंडामेंटल राइट जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए हम कि समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद, हम लोग यह नहीं बोलेंगे 14, 4, 18, तब तो आपका गलत हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18 मतलब क्या 5 अनुच्छेदों में। यहाँ क्या बोला? पहला ऑप्शन 4 अनुच्छेदों, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन सुनिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वह एक मूल अधिकार है जिसका उच्चारण या जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया। कौन सा? धर्म आदि के आधार पर, वास्तविक चीज है। अब सुनिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। तो इसका आंसर होगा केवल 2। केवल 2 क्यों? अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 15, तो क्या यह समानता के अंतर्गत आया? यह बोल रहा, तो यस, समानता का चर्चा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में
कानून के समक्ष समता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण। 15 में क्या, धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। 16 में लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का। तो 15 समानता का, केवल 2 इसका राइट आंसर। और हम लोग बोलेंगे क्या, समानता का कहां से कहां तक है, 14 से 18 में। कुल कितने अनुच्छेद में, 5 अनुच्छेदों। यहाँ तो एक बात सही बोल रहा है कि विधि मतलब क्या, कानून के समक्ष जो समता का अधिकार, मूल अधिकार, वो मूल अधिकार है। तो हाँ, मूल अधिकार तो है, लेकिन यहाँ पे आगे बोला जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों में किया गया, यही पर यहाँ गलत है। लेकिन कोई छात्र क्या होंगे, ये वो जल्दीबाजी बनाएंगे तो वो देखेंगे संविधान मूल अधिकार है या सही है। दूसरा कथन सही है, मतलब क्या, एक और दोनों। जबकि कॉमा देकर लिखा हुआ है जिसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 4 में, तो यह गलत है, 5 अनुच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यस, यहां तक सही है। विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन मतलब क्या, लंदन। लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय भी लंदन में ही स्थित है। 0 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है वह रेखा भी लंदन के ग्रीन बीच से गुजरती है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। लेकिन उसी में दिया हुआ है कॉमा, यह एक सकारात्मक अधिकार है, यह गलत है। विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है यह नकारात्मक पक्ष है, यह सकारात्मक नहीं, मतलब ये कथन 1 गलत हो गया। कथन 2, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। यस, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, यहां तक सही है। अमेरिका मतलब यूएसए, सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे ताजे पानी झील, यह भी यूएसए में ही है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वह ब्राजील है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु जी हैं। अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट लिया गया है, यह भी याद रखें। अमेरिका में कुल 50 राज्य है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। कॉमा, यह एक नकारात्मक अधिकार है, यह गलत, उल्टा कर दिया। मतलब क्या, विधियों के समक्ष जो समता है वह नकारात्मक है, तो वहां लिख दिया सकारात्मक। और विधियों का समान संरक्षण यह है सकारात्मक, तो यहां लिख दिया नकारात्मक। तो ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन क्या है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। मतलब क्या, दोनों का दोनों कथन गलत है। लेकिन जल्दीबाजी में यहां भी हम मिस्टेक करेंगे। विधियों के समक्ष समता सही है ब्रिटेन, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, यहां तक पढ़ेंगे और हम क्लिक कर देंगे। इसलिए बोला गया परीक्षा हॉल में आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सो सुनिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय मतलब रोजगार के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। मतलब कौन सा ऐसी बात है जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब सुनिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, ए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। तो ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी के राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण, यह शब्द अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया गया और इस बात को 77 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। तो यह कथन तो सही है। दूसरा है, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यह कथन भी सही है। और इसका प्रावधान, जो आरक्षण का प्रावधान, यह अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है, एससी और एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो बंधु, अनुच्छेद 16 में जो है यह एजुकेशन मतलब यह शिक्षण संस्थानों का चर्चा नहीं करता है। शिक्षण संस्थानों का चर्चा, इंस्टीट्यूट का चर्चा है, वह अनुच्छेद 15 के तहत बोला गया। अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है,
तो यहाँ पे बोला अनुच्छेद 16 के तहत, तो कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी भी सुन लीजिए, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के पदधारी संबंधी प्रावधान है। तो 16(5) में इस बात का चर्चा किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में आवश्यक क्षमता है, ना कि शिक्षण संस्थानों में। शिक्षण संस्थानों में जब बोले तो 15(4) के तहत यह बोला गया एजुकेशन सेंटर में, 15(5) के तहत हायर एजुकेशन में, और 15(3) के तहत महिलाओं और शिशुओं के लिए राज्य जो है वह विशेष व्यवस्था, विशेष नियम बना सकती है, विशेष कानून बना सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभेद का प्रतिषेध शामिल है? मतलब कि अनुच्छेद 15 में जो है वह विभेद का जो कौन कौन सा प्रकार शामिल है वह देखिए। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मूल वंश, नंबर 3 जाति, नंबर 4 लिंग, नंबर 5 जन्मस्थान। ऑप्शन सुनिए, 1 2 3 4, 1 2 और 4, 2 3 और 5, डी में है 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है डी, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल स्थान। यह 5 प्रकार का जो फंडामेंटल राइट है, यह 5 प्रकार का चर्चा अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। कौन कौन? धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान और जन्म स्थान। यह 5 प्रकार का चर्चा, इस 5 बातों का चर्चा अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 यह सब का सब कथन जो है यह सही है। 16 जब पूछे तो 16 में 7 प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल स्थान, उद्भव और निवास स्थान। अनुच्छेद 16 में 7 प्रकार का विभेद दिया गया है और अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। सही बात है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सुनिएगा ध्यान से। कथन 1 बोल रहा है, पिछड़े वर्ग का आधार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक है। नंबर 2 कथन, राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यह क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 16(4) वास्तविक बात है। अनुच्छेद 16(4) के तहत, अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन किस आधार पे? सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक। आर्थिक शब्द का प्रयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण के लिए नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कथन 1 जो है, कथन 1 सही होता यदि उसमें आर्थिक शब्द नहीं जोड़ता तो वह सही होता, लेकिन कथन में क्या किया है? आर्थिक शब्द जोड़ दिया। इस कारण से कथन 1 गलत। मतलब पिछड़े वर्ग को आरक्षण का जो प्रावधान है वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को दिया जाएगा आरक्षण, जबकि आर्थिक शब्द प्रयोग नहीं किया। तो कथन 1 गलत। कथन 2 क्या बोल रहा है? कथन 2 बोल रहा है, राज्य में यदि उसकी मतलब कि जो पद है, जो जॉब है, जो नौकरी है, उसमें उनकी पर्याप्त मात्रा नहीं हो तो यस, यह नियम है 16(4) के अनुकूल। यह बात बतलाया गया है कि जो आरक्षण उसे दिया जाएगा जिसका उस राज्य में प्रतिनिधित्व में कमी हो। मतलब क्या है? जो अपर्याप्त मात्रा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को आधार मिलता है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार मिलता है। किसके तहत? ऑप्शन फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 18। तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, तो उसको जॉब से क्या मतलब है? क्लियर?
ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, यह तो सही है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में, तो उसको जॉब से और वेतन से क्या मतलब है? ऑप्शन थर्ड, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कहने का क्या मतलब है? अनुच्छेद 16 में क्या बोला है? समानता का अधिकार, मतलब क्या? कानून के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो समाज में एक समान समरूपता लाने के लिए अनुच्छेद 16 सही है। अनुच्छेद 16 क्या बोल रहा है? लोक नियोजन अवसर की समानता। तो जो व्यक्ति समान कार्य करेगा तो उसमें समान वेतन पाने के लिए अनुच्छेद 16 भी रेफर कर रहा है। और अनुच्छेद 39 डी, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न अब हम लोग सुनेंगे। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को चुनना है हमें। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यस, यह बात सही है। अनुच्छेद 18 स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि जो राज्य जो है वह शिक्षा और सैनिक उपाधि को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ऑप्शन बी, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह भी बात सही है। ऑप्शन थर्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री उपाधियां नहीं हैं। और ऑप्शन फोर्थ, इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कथन सही नहीं है। तीनों कथन सही है। मतलब क्या? उपाधियों के अंत में यह बोला गया है कि भारत सरकार से बिना परमिशन के विदेशी से कोई भी आप अवार्ड नहीं लेंगे। पहली बात तो यह। दूसरी बात, राज्य जो है वह शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं देगा। और उसके बाद क्या था? ऑप्शन नंबर सेकंड में था कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री यह एक उपाधि नहीं है। वास्तविक बात है 1954 में इन चारों पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। भारत रत्न जो है वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सभी पुरस्कार को उपाधि नहीं मानता है, इसे एक अलंकार के रूप में माना जाता है। और भारत रत्न जो है 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार आई तो भारत रत्न जो सम्मान था उसे देना बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः फिर 1980 से भारत रत्न दिया जाने लगा। तो भारत रत्न जब पूछी क्या उपाधि है, तो यह उपाधि नहीं है। तो और ऑप्शन डी है कि इसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद कानून है। तो यहाँ पर क्या बोला? इसके लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत अधिनियम बनाता है। तो ऐसी बातें नहीं है। संसद जो है अनुच्छेद 35 के तहत इसके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। तो यह बात याद रखेंगे। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। इससे पहले भी एक था फंडामेंटल राइट का एमसीक्यू, तो वह था एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, लेकिन यह हुआ थोड़ा गहनता मध्यम। जो फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़े होंगे उनसे यह सारा प्रश्न बन जाएगा जो आज हुआ है। लेकिन जो पिछला वाला जो एमसीक्यू था वह ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इन सबों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन। तो वो लोग यदि हल्का फुल्का पढ़े हुए तो उन लोगों से वह बन जाएगा। तो फंडामेंटल राइट को अच्छे से बनाने के लिए, समझने के लिए, और आपको पता होगा कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का, पीसी लेवल का हो या वो चपरासी लेवल का हो, हर एक लेवल में जिसमें पॉलिटी यदि है तो उसमें फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट एक ऐसा संविधान का अंग है, एक ऐसी बात है जिसका चर्चा हमेशा करंट में भी जोड़ के चलता रहता है। हम और आप जो बात कर रहे हैं यह भी फंडामेंटल राइट है, तब हम और आप बात कर रहे हैं। शिक्षा, मतलब क्या? शिक्षा देने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन सेंटर खोलने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट। क्योंकि क्या बोला अनुच्छेद 19 जी, क्या बोल रहा है? आजीविका चलाने के लिए, ट्रेड व्यापार करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। तो शिक्षा जो प्रॉफिट के उद्देश्य से जो गठन किया गया है वह भी एक फंडामेंटल राइट है। और 19 जी इस चीज का चर्चा करता है। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट के संबंध समझे। अब आप लोग, हम उम्मीद करते हैं
अधिक से अधिक प्रश्न फंडामेंटल राइट से किसी भी सेट में कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हो या ऑफलाइन हो तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। धन्यवाद।